पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आज की मार्केट को देखें तो कोई ज़्यादा इसने पॉइंट्स गेन नहीं किए। वैसे तो बीच में काफ़ी लो गई तो गैप तो 800 पॉइंट्स का रहा और 400 पॉइंट्स पॉजिटिव में बंद हुई है, लेकिन सारा दिन कुछ प्रेशर महसूस हुआ। फिर भी नेगेटिविटी भी नहीं कह सकते इसको और पॉजिटिविटी भी नहीं। 400 पॉइंट्स ऐड होने के बावजूद भी ये कोई खास पॉजिटिविटी महसूस नहीं हुई। शेयर्स थोड़ा ऊपर नीचे करते रहते। बहरहाल इट्स ओके, चलो पॉजिटिव बंद होना फिर भी अच्छा है। अब आई थिंक पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। पिछले साल क्या मतलब यही वाला साल शुरू में, और शायद मंडे को भी ऐसा हो कि क्योंकि वो अगले साल का पहला दिन होगा तो उस दिन कभी कभी मार्केट को पॉजिटिव रखा जाता है वेलकम करने के लिए नए साल को। कोई बुरी खबर ना आ जाए तो प्रॉबेबली मंडे का दिन पॉजिटिव होगा और मंडे को भी बाहर छुट्टी होती है तो जो गोरे हैं वो ट्यूसडे से वापस आएंगे। तो लेट्स सी ट्यूसडे को फिर क्या करके आके वो बाइंग शुरू करते हैं दोबारा से कि नहीं। लेकिन अभी हमें नेक्स्ट वीक जो है वो शुरू के 2-3 दिन ज्यादा नेगेटिव होते बज़ाहिर लग तो नहीं रहा कि होंगे, वीकेंड पे कोई बुरी न्यूज ना आ जाए तो। लेकिन फिर भी मार्केट का पता कोई नहीं होता। लेट्स सी क्या होता है आगे। सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं। सी सैप का कल नोटिस की बात की थी तो वो ऊपर आज लग गया। बहरहाल हमने तो कोई नहीं लिया। HABSM आज फिर ऊपर, पता नहीं इसको कहाँ तक लेके जाने का इरादा है। हमने 500 बेच दिए, थोड़े से और पड़े हैं हमारे पास। उसके बाद बस ऐसे ही है। और लोअर कैप में कोई ख़ास नहीं। आज सकरंड शुगर मिल्स का रिज़ल्ट आया तो इन्होंने तो कुछ ख़ास नहीं दिया और माशाल्लाह से ये तो लॉसेस में रहे। यानी कि सब शुगर कंपनीज कमा रही हैं। ये डिफ़ॉल्टर है, पता नहीं इनका काम भी चल रहा है कि नहीं, और ये लॉसेस में है तो प्रॉबेबली हो सकता है इनका काम ना चल रहा हो। उसके बाद है जी टांडलियाँ वाला शुगर मिल्स। इन्होंने दिया दिलाया कुछ नहीं और इनका रिज़ल्ट तो ठीक आया, 12.82। प्राइस भी 76 रुपये की है और नीचे भी नहीं आया। फ्री फ्लोट भी कम होगा इसका। ये ऐसी कंपनियां फिर कहती हैं कि भाई क्या देना हमने। ज़्यादातर लोग तो उनके अपने ही हैं। ये 5% भी बस इन्होंने सिर्फ, हमें ऐसा लगता है कि स्टेटस सिंबल बनाने के लिए कि लोगों को दिखा सकें जी हम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी हैं, वो इतने से शेयर्स फ्लोट करते हैं और वो ख़रीद भी खुद ही लेते होंगे। लेकिन फिर भी क्वार्टरली अगर देखें तो कोई बहुत ज़्यादा क्वार्टरली इनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। तो जिन शुगर कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे, अगर आपने पोजीशन भी लेनी है, वैसे तो अब काफ़ी ऊपर जा चुके हैं लेकिन फिर भी, लेकिन अगर किसी में लेनी भी है तो जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं उनमें देखें। ऐसी कंपनियों को बेहतर है अवॉइड करें। SHSML को आज फिर कैप लग गया। इनका पता कोई नहीं होता कि शेयर को कब कहाँ पे लेके जाएं। हमने तो काफ़ी सारे पहले बेच दिए थे, आज भी थोड़े से बेच दिए। अब हमने ये रखा है क्योंकि पता कोई नहीं होता। देखें, क्योंकि रिजल्ट इतना अच्छा है, लेने को यहाँ से हो सकता है अगले 6 महीने में 500 पे ले जाएं इसको। लेकिन थोड़े बहुत हम इसमें जो है ना, अब थोड़े थोड़े करके ऊपर कोई 5-10 रुपये ऊपर जाएगा तो अब थोड़े से निकाल देंगे, थोड़े मतलब बहुत थोड़े से, और नीचे आएगा तो बहुत थोड़े से खरीद लेंगे। लेकिन बाकी अब जो इसमें रह गए हैं अब वो हम सोच रहे हैं कि उनको अब लॉन्ग टर्म के लिए ही रख लिया जाए। वैसे तो इनको भी लॉन्ग टर्म के लिए रखा था लेकिन टारगेट अचीव हो गया तो कुछ निकाल दिए। जो बाकी हैं उनको भी लॉन्ग टर्म के लिए अब रख लेना चाहिए। अब ज़्यादा सेलिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं यार। हमने तो काफ़ी सारे बेच दिए थे 300 पे। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो किसी को नहीं पता होता ना कौन सा शेयर कहाँ पे जाएगा, इसलिए ऐसी चीज़ों की कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो माल जेब में आ गया उस पर अल्लाह का शुक्र। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अच्छा जी, एक भाई ने CEPB का पूछा। हमें तो लगता है हम इस बारे में कर चुके हैं, लेकिन लिस्ट में हमने देखा था तो शायद नहीं हुआ डिटेल में जो असेसमेंट है, तो उसको चलो देख लेते हैं आज। अच्छा जी, इसके अगर सबसे पहले हम फाइनेंशियल्स देखते हैं। 23 में 2 का EPS, 22 में 5 का EPS और Q1 में 75 पैसे का EPS। उस हिसाब से अगर चलते रहें तो 3 रुपए का EPS ही बनेगा।
उसके बाद अगर देखा जाए तो 80% बोनस पता नहीं कहाँ से क्यों दे दिया इन्होंने। कमाई जब हो नहीं रही, बोनस देते जाएंगे तो ईपीएस और कम होता जाएगा, और उससे पास्ट में भी कोई खास नहीं है। तो प्राइस अर्निंग के हिसाब से भी ये 10 से ऊपर आ रहा है, तो ये इंडिकेटर हमारे मुताबिक अच्छा नहीं है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड भी, डिविडेंड दे ही नहीं रहे, तो यील्ड भी कोई अच्छी नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या थी जी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के बिल्कुल पास ट्रेड कर रहा है। चौथी चीज़ क्या है जी? 5 साल में वैसे देख लें तो बोनस वोनस काफ़ी देते रहे हैं, और 120 तक भी ये गया हुआ है। तो टेक्निकली कोई पता नहीं दोबारा ले जाएं, लेकिन हमारा तो इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस प्राइस पे भी हमें ये महंगी लग रही है। ऊपर चली जाए तो वो कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं, और ना हमें कोई फ़र्क पड़ेगा कभी भी। और हम जो कहते होते हैं कि आप जो है ना डायरेक्टर्स रिपोर्ट देख लें, फ्यूचर आउटलुक, तो अब इस कंपनी में जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर हम वो देखना ज़रूरी नहीं समझते। आप देख लें, कई दफ़ा ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कंपनी कोई टर्न अराउंड करने जा रही हो, और डायरेक्टर्स ने बताया हो कि भाई अगले 6 महीने में हम पता नहीं फट्टे चक देंगे या क्या कर देंगे। तो असूली तौर पे अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन जब हमारे बाकी क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती तो हम वहां तक जाना ज़रूरी नहीं समझते। ऐसी टाइम ज़ाया होगा साड़ा। अच्छा जी, तो एक भाई ने दाऊद हरक्यूलिस कॉरपोरेशन का पूछा है, DAWH। तो इसको देख लेते हैं। इसको हमने कोई ख़ास वैसे देखा नहीं हुआ। 107 रुपये 64 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 22 में तकरीबन 7.5 रुपये है, 7.25 21 में, तकरीबन 7.25 20 में। तो 7.5 से 10 की रेंज में इसका ईपीएस आ रहा है। अगर 23 में देखें तो Q3 में तो थोड़ा कम था, Q1 में भी कम था, Q2 में ज़्यादा हुआ है। इस कंपनी के बारे में हमें अभी इतना आइडिया नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। एक दफ़ा इसके फाइनेंशियल्स खोल के देख लेते हैं कि क्या ये ऑपरेशंस की इनकम है या कोई और है या क्या है। अच्छा जी, इसके अभी हम ना ये रिजल्ट्स देखते हैं Q3 के, फिर Q2 के, और ये Q3 की थोड़ी रिपोर्ट भी खोल लेते हैं ताकि थोड़ा सा डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी इस कंपनी के बारे में पता लग जाए। अब Q3 को देखें तो 9 मंथ्स में इसकी, अच्छा इसका हमने वो डिविडेंड पहले देख लें, पे आउट देख लेते हैं। अच्छा, पे आउट जो है 23 में 2 3 और, अच्छा पे आउट 18 रुपये का दे चुके हैं 23 में। और अगर 22 को देखें तो 22 में भी 15 रुपये का डिविडेंड दिया है, और 21 में 9.5 रुपये का। यानी कि कमाई कम हो रही है, पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। यानी कमाई कम हो रही है लेकिन पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब है एक ज़माने में इनकी कमाई ज़्यादा होगी और रिजर्व्स अच्छे होंगे जिसमें से इजाफी डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा तफसील देखनी पड़ेगी, इस तरह पता नहीं चल सकता। तो पहले Q3 का ये देख लें कि 16 रुपये की ईपीएस आई। Q2 से पता लगेगा जी। देखें Q2 में जो 13 रुपये की ईपीएस आई, तो हमने देखना ये है कि क्या वो कोई अदर इनकम थी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुए हैं, यानी कि जो भी इनका इन्वेस्ट कहीं किया हुआ है वहीं से पैसे आ रहे हैं, कोई अदर इनकम नहीं है। इसके बारे में हमें कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, थोड़ा सा ना इस कंपनी को देख लेना चाहिए। अच्छा जी, अगर हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट की बात करें तो तफसीली वैसे तो पढ़ लेना चाहिए बिजनेस रिव्यू, अभी हम सिर्फ फ्यूचर आउटलुक देखते हैं। अच्छा, शेयर्स बायबैक एंग्रो, इसका मतलब यह है कि इनकी कोई एंग्रो में भी इन्वेस्टमेंट है। और ये देखें, फ्राइज कैंपिना का जिक्र भी है, एंग्रो एंग्रो पावर, ये एंग्रो के ग्रुप की कोई कंपनी है। फर्टिलाइजर का जिक्र है, एंग्रो एंग्रो का जिक्र है। इसको देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक कंपनी है जो मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है, तो इसको देख लेते हैं। लेकिन इसने एंग्रो के शेयर्स बायबैक का जिक्र किया है, तो ये शायद उसकी कोई एसोसिएटेड कंपनी हो, तो देख लेते हैं इसको। अच्छा, फ्यूचर आउटलुक में पहले देख लें, यहां भी एंग्रो का जिक्र है। और ये कोई इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, यानी कि शायद मुख्तलिफ एंग्रो की कंपनीज में इन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हों। लेकिन इसको थोड़ा सा देखने के लिए ना तफसील, इसके एनुअल अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। इसके एनुअल अकाउंट्स हम तब तक ओपन करते हैं, मीनवाइल हम इसका देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी की प्रोफाइल।
the principal activity of the company is to manage investments including in its subsidiaries and associated companies। तो ये एंग्रो ग्रुप का ही हिस्सेदारी इसमें कोई लग रही है, उसी का कोई एसोसिएटेड कंपनी है शायद ये। अच्छा, ये हमारे लेटेस्ट जो काउंट, ये तो एनुअल है ना, Q3 में इसमें देख लेते हैं। बल्कि यहाँ पे जाने से पहले उधर देख लेते हैं ना, ये SCS ट्रेड की साइट पे हमने ओपन किया था। इसकी बुक वैल्यू 516 रुपये है। तो जी वेरी गुड। इसका मतलब वही है कि इनके पास पुराने रिजर्व्स पड़े हैं जिसमें से कमा कम रहे हैं लेकिन डिविडेंड ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, ये भी बल्कि देख लेते हैं Q3 में जो इनकी इनकम आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नोट नंबर 10। अच्छा जी, नोट नंबर 10 में देखें क्या लिखा है इन्होंने। डिविडेंड इनकम अदर्स, इंटरेस्ट थोड़ा ही है, ये अच्छी बात है। अच्छा, डिविडेंड इनकम सब्सिडरी है, एंग्रो इनकी सब्सिडरी है। अच्छा जी, सानू तो पता ही नहीं सी, ये तो एंग्रो दे प्यो निकले। हमने इस कंपनी के बारे में हमें नहीं पता था और हमने कोई खास अभी और कभी हमने खास इस पे गौर नहीं किया। आई थिंक हम वो जो ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज के उसमें उधर आ रही होती है, तो उधर तो हमने सारी कंपनीज को ही इग्नोर किया हुआ है। ना ही जो बैंकिंग कंपनीज है उनको हमने देखा है और ना ही दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनीज को। ये जरूरी नहीं है कि बाकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्ट करती हैं, वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी करती हैं। तो उन कंपनीज को भी हमें एक दफा वैसे देख लेना चाहिए। हमने उनको बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है और हमारे लिए तो ये न्यूज़ है आज, हमें नहीं इसका पता था। तो चलें, अच्छा हुआ आपकी वजह से हमने देखा तो हमें भी पता लग गया कि ये एंग्रो दे प्यून है। अच्छा जी, तो डिविडेंड इनकी एंग्रो से भी आई और अदर इन्वेस्टमेंट, यानी कि एंग्रो के अलावा भी होंगे, करते होंगे। और फिर कुछ अनरियलाइज्ड गेन्स हैं। देखिए, कहना मुश्किल है, इसका मतलब ये है कि अगर एंग्रो फ्यूचर में डिविडेंड, एंग्रो तो देती रहती है, तो अगर आगे भी जारी रखेगी तो इसकी भी इनकम चलती रहेगी, कुछ ना कुछ एंग्रो की तरफ से आती रहेगी इनकम। तो इस वक्त ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि जिस तरह Q2 में इनकी अर्निंग हुई तो क्या अगले सालों में इस तरह चलेगी कि नहीं। लेकिन टू बी ऑन अ सेफ साइड इस टाइम पे यही एज्यूम करते हैं कि 10 से 12 रुपए की ईपीएस इनकी रह सकती है आगे आने वाले सालों में भी। तो 10 से 12 की अगर ईपीएस होती है तो उस हिसाब से तो थोड़ी सी प्राइस इसकी ऊपर है। लेकिन अगर हम बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू से तो तकरीबन 5 टाइम्स नीचे है, तो वो पॉजिटिव फैक्टर है। और जो डिविडेंड यील्ड की बात करें, अब वही बात है ना कि यार देखो, ये अभी इन्होंने 18 रुपए का डिविडेंड तो दे दिया है, लेकिन क्या ये अगले आने वाले सालों में भी 15 से 18 रुपए का डिविडेंड जारी रखेंगे कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी जितना ये कमा रहे हैं पिछले सालों में उससे थोड़ा सा 2-3 रुपए ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं। लेकिन अब आगे आने वाले सालों में ऐसा करते हैं कि नहीं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन अभी के लिए सपोज करते हैं कि भाई ये 15 इस दफा का तो थोड़ा ज्यादा है, पूरे साल का डिविडेंड इनका 15 रुपए का ही अज्यूम करते हैं फॉर द टाइम बिंग, तो उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड मुनासिब है। तो वही बात है कि डिविडेंड क्योंकि थोड़ा सा वेरिएबल है, इट इज डिफिकल्ट टू से कि कितना परसेंट डिविडेंड जारी रखेंगे। लेकिन क्योंकि एंग्रो ग्रुप की कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, एटलीस्ट देते रहेंगे, ये एक इसकी पॉजिटिव बात हो सकती है। और अगर थोड़ा कम भी दें, 10-11 रुपए भी देते रहें, फिर भी इस रेट पे ये हमारे टियर 2 स्टॉक्स में तो आ ही सकता है। इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खसूसन इसकी बुक वैल्यू को देख के ना रखा जा सकता है। और अगर इसका पिछले 5 साल का ट्रेंड देख लें तो बीच में ये 173 तक भी गया हुआ है, लेकिन नीचे भी काफी आ गया। बीच में डिविडेंड शिविडेंड भी काफी देते रहे हैं, उस वजह से भी वैल्यू इतनी ऊपर नहीं जाती। लेकिन अभी भी ये पीछे 133 पे गया था और अब नीचे आया है। तो ये लॉन्ग टर्म में आप इसमें रखने को रख सकते हैं। लेकिन इसमें ना एक चीज आपको समझनी जरूरी है, इनकी सब्सिडरी है एंग्रो कॉरपोरेशन, और एंग्रो कॉरपोरेशन की सब्सिडरी है, तीन के नाम ले लेते हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, एंग्रो एंग्रो कादिरपुर, एंग्रो फर्टिलाइजर और एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स। और वो तीनों इसकी सब सब्सिडरी बनती हैं। अब वो तीन जो कमाएंगी ना, वो तीन कमा के तो उसके बाद वो अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड देंगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप उन तीन कंपनियों के शेयर होल्डर हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, उस पर टैक्स कटेगा। फिर वो तीन जब अपनी पेरेंट कंपनी को भी देंगी, क्योंकि वो पेरेंट कंपनी भी तो शेयर होल्डर है, एंग्रो कॉर्पोरेशन को जब वो पैसे देंगी डिविडेंड के तौर पे, तो एंग्रो कॉर्पोरेशन का भी उसमें टैक्स कटेगा। फिर एंग्रो कॉर्पोरेशन
अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड देगी, ठीक है, वो उस अमाउंट में से डिविडेंड देगी जो डिविडेंड उनकी इनकम हुई, उसमें से टैक्स कट चुका है, जो उनका नेट प्रॉफिट हुआ उसमें से वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। यानी कि फिर जो एंग्रो के शेयर होल्डर्स होंगे उनको जो डिविडेंड मिलेगा उस पर 2 दफा टैक्स कटेगा। यानी कि जब सब्सिडरी ने एंग्रो को दिया तो 1 दफा टैक्स कटा, और जब एंग्रो अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है तो दूसरी दफा टैक्स कटा। फिर जब एंग्रो अपने शेयर होल्डर्स को देगी, इसका मतलब है एंग्रो अपनी पेरेंट कंपनी दाऊद हरकुलिस को देगी डिविडेंड, फिर उस पर भी टैक्स कटेगा। फिर दाऊद हरकुलिस जब वो पैसे अपने शेयर होल्डर्स में बांटेंगे तो वो जो पैसे जब शेयर होल्डर्स को मिलेंगे तो एक हिसाब से देखा जाए तो उस पर 3 दफा टैक्स कटेगा, क्योंकि ये कंपनी तो खुद से कुछ नहीं ना कमा रही, ये तो इन्वेस्टमेंट कर रही है दूसरी कंपनीज में। एंग्रो भी खुद से कुछ नहीं कमा रही, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है दूसरी कंपनीज में, यानी कि दूसरी कंपनी की कमाई में से हिस्सेदारी हासिल कर रहे हैं। तो यानी कि जो दाऊद हरकुलिस के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो इनकम मिल रही है उस पर एक हिसाब से देखा जाए तो पहला टैक्स तब कटा जब एंग्रो फर्टिलाइजर ने एंग्रो को डिविडेंड दिया, दूसरा टैक्स तब कटा जब एंग्रो ने दाऊद हरकुलिस को डिविडेंड दिया, और तीसरा टैक्स तब कटा जब दाऊद हरकुलिस अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। कहने का मकसद यह है कि आइडियल सिनेरियो में आप लोगों की प्रेफरेंस ये होनी चाहिए, या इवन हमारी भी यही प्रेफरेंस है कि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जो असल में कमा रही है और डिविडेंड दे रही है, यानी कि एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो पॉलीमर, एंग्रो पावर जेन। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट एंग्रो में कर सकते हैं, और उसके बाद भी आप चाहें तो फिर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट दाऊद हरकुलिस में भी कर सकते हैं। लेकिन देखें इस टाइम पे एंग्रो फर्टिलाइजर का भी सिमिलर रेट है, तो इन दोनों कंपनीज में तो हम प्रेफर करेंगे एंग्रो फर्टिलाइजर को, बल्कि वही बात है कि हम ईपीक्यूएल और ईपीसीएल को इसके मुकाबले में ज्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट का पता कोई नहीं होता, कभी वहां पे कोई कंपनी चल जाती है, कभी कोई कंपनी चल जाती है। तो आप चाहें तो आप इस कंपनी में भी कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लें। आप यूं समझ लें कि अगर आपने एंग्रो ग्रुप में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, आप 30,000 ईपीक्यूएल में कर लें, 30,000 ईफर्ट में कर लें, 20,000 ईपीसीएल में कर लें, 10,000 आप एंग्रो में कर लें और 10,000 दाऊद हरकुलिस में कर लें। हमारे ख्याल में ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन बात वही है कि ये प्रेफरेंस ऑर्डर अभी हमने आपको बताया, हो सकता है कल ये चेंज हो जाए, 1 महीने बाद चेंज हो जाए, तो जरूरी नहीं कि सारी जिंदगी यही रहेगा। लेकिन इस वक्त एक हमारे जहन में ये बात आई तो हमने आपको बता दिया कि प्रेफरेंस आपकी उनमें होनी चाहिए ज्यादा और यहाँ पे उसके मुकाबले में कम। लेकिन फिर भी अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये आपको लॉन्ग टर्म में उनसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि बुक वैल्यू भी तो इसकी आउटस्टैंडिंग है ना, हो सकता है 10 साल में आपको ये ज्यादा बेनिफिट दे दे, तो आप चाहें तो आप इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब हम इनकी जरा एनुअल रिपोर्ट को भी देख लें। देखें अभी हम इसका तफसीली जायजा तो कोई नहीं कर रहे, बस क्विकली जरा सा देख लेते हैं कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या क्या जिक्र है। कि देखें इन्होंने कुछ लिस्टेड इक्विटीज पोर्टफोलियो इनके पास है, यानी कि इन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट की होगी, सिर्फ एंग्रो में नहीं की। एंग्रो इज नंबर 4, तो एंग्रो में की हुई है। उसके बाद मुख्तलिफ लिस्टेड कंपनीज में है, कुछ मनी मार्केट में भी है, कुछ एम्पिरिक एआई प्राइवेट लिमिटेड है, अब पता नहीं क्या है। लेकिन जब एंग्रो में करते हैं तो ऑटोमेटिकली एंग्रो की सब्सिडीज भी इसकी सब सब्सिडीज बन जाती हैं। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था कि ये एंग्रो के अब्बू जी हैं। ठीक हो गया जी, तो ये था आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।